ऑलरेडी लास्ट क्लास में बच्चों आपको मैं हिंट्स दे चुका था, वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होंगे। फिर उसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग भी है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, और ऑलरेडी इससे पहले भी लेक्चर सेकंड या थर्ड में हम लोग देख चुके थे वर्क दो टाइप के होंगे, एक को बोलते हैं पीवी वर्क, दूसरे को क्या बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। जो पीवी वर्क होता है वो केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम रिलेटेड वर्क होता है, जहाँ पे प्रेशर फंक्शन होगा किसका, वॉल्यूम का। जो नॉन पीवी वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग में जब वर्क निकाले तो वहाँ पे हमने देखा था, और या फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस वर्क को क्या बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। फिर पीवी वर्क भी दो टाइप के प्रोसेस हो जाएंगे, एक प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सेबल, दूसरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं इरिवर्सेबल। क्लियर। तो यहाँ पे वर्क डन हम लोग कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर पीवी वर्क को कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर पीवी वर्क की बात करूं तो पीवी वर्क दो टाइप के हो सकते हैं, एक को क्या बोलता हूं रिवर्सेबल, दूसरे को क्या बोलता हूं एक इरिवर्सेबल वर्क है, दूसरा रिवर्सेबल वर्क। पहले केस में जो हमने वर्क पढ़ाया था इरिवर्सेबल वर्क, जहां पे किसी पिस्टन पे आप क्या करते हो फोर्स अप्लाई करते हो या प्रेशर अप्लाई करते हो, उस केस में क्या हो रहा था, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा होगा तो पिस्टन क्या होगा कॉम्प्रेस होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से कम होगा तो पिस्टन क्या करेगा एक्सपेंड करेगा। अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इस केस में सिस्टम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम पे होगा। नहीं है तो एक डायग्राम से देखते हैं, समझो। ये एक पिस्टन है जिसके अंदर कोई गैस भरा हुआ है, इसके अंदर से जो प्रेशर होगा उसको प्रेशर ऑफ गैस या इंटरनल प्रेशर बोलेंगे, और इस केस में बाहर से जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे पी एक्सटर्नल। अब मैंने कहा था, आपको एग्जांपल देने के लिए कहा था कि जैसे आप किसी पिस्टन पे 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, अचानक से पिस्टन कॉम्प्रेस होगा, और उसी 1 kg को समझो 1 kg सेंट पार्टिकल या शुगर पार्टिकल, चीनी 1 kg है, उसको एक एक करके एक चीनी को डालो, तो क्या पिस्टन अचानक से कॉम्प्रेस होगा क्या, नहीं, धीरे धीरे होगा। अगर कोई प्रोसेस धीमे धीमे हो रहा है तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा रिवर्सेबल हो जाएगा, और सडन हो रहा है तो वो प्रोसेस कैसा होगा इरिवर्सेबल होगा। तो ऑल इरिवर्सेबल प्रोसेस आर सडन प्रोसेस, व्हाइल रिवर्सेबल प्रोसेस आर स्लो प्रोसेस। तो इस केस में पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा। इनिशियल पिस्टन जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होगा, और उसके बाद प्रोसेस चेंज होने के बाद पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस केस में जो पी एक्सटर्नल है ये बहुत ज़्यादा डिफर करेगा किससे, पी इंटरनल से, बहुत ज़्यादा किससे होगा पी इंटरनल से। एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये केस में कैसा होगा कॉम्प्रेशन, तो ये केस हो जाएगा आपका कॉम्प्रेशन का। और अगर मैं पी एक्सटर्नल की बात करूं किससे, पी इंटरनल से, तो ये केस होगा एक्सपांसन। लेकिन दोनों केस में प्रेशर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। ये प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा, तो अगर इरिवर्सेबल प्रोसेस है तो ये प्रोसेस क्या होगा फास्ट प्रोसेस होगा, और इस केस में सिस्टम हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे होंगे। सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि पिस्टन रुका हुआ दिखेगा, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल। क्लियर। अब बात करते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। जो रिवर्सेबल प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कैसा होगा, फास्ट या स्लो, आप कहोगे स्लो होगा। एग्जांपल से समझते हैं। अगेन दिस इज योर पिस्टन, इसमें आपने कोई गैस को डाल दिया, इसके अंदर से जो प्रेशर है ये प्रेशर ऑफ गैस है, इसके बाहर से जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। तो इस केस में जो एक्सटर्नल प्रोसेस प्रेशर है, इस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो P एक्सटर्नल है इक्वल टू P क्या बेटा इंटरनल, या प्रेशर ऑफ गैस के लिए देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। तो ये प्रोसेस स्लो होने के साथ साथ क्या होगा, सिस्टम या पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी मोमेंट ऑफ, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा कहाँ पे, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब हर टाइम पे सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। मतलब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल की बात करूं
तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस DP के बराबर होगा। मतलब DP मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर। ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर इंटरनल ज़्यादा भी हो सकता है और एक्सटर्नल से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लार्ज चेंज इन प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस को स्लोली कराओगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, किसी भी एक पिस्टन पे या एक वेइंग मशीन पे अगर आप अचानक से 1 kg डाल दो तो अचानक से जो पलड़ा होता है वेइंग मशीन का वो अचानक से वेट रीडिंग आएगा, और आप एक एक करके डालो 1 kg के ऑब्जेक्ट को ही तो वो धीरे धीरे होगा। क्लियर है। जनरली जो रिवर्सेबल प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस होंगे, इरिवर्सेबल प्रोसेस कौन से होंगे, फास्ट प्रोसेस होंगे। अब इस केस में अगर अपने को वर्क निकालना है, क्या निकालना है इस केस में, अपने को वर्क निकालना है। तो ऑलरेडी वर्क का फॉर्मूला आप जानते हो। वर्क क्या होता है, अगर मैं इस केस में वर्क की बात करूं तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है, डेल्टा वी। माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, और दोनों केस में जो प्रेशर है वॉल्यूम का फंक्शन होगा। लेकिन अगर रिवर्सेबल प्रोसेस है तो इस केस में ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ये रिवर्सेबल प्रोसेस है तो इस केस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस केस में आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है, इस केस में इनिशियल फाइनल पॉइंट आपको पता नहीं है। क्लियर है। तो इस केस में आप डायरेक्टली वर्क डन लगा सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। लेकिन अगर मुझे इस केस में लगाना होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डीवी लिखता हूं, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो फंक्शन है वॉल्यूम का, या वॉल्यूम है वो प्रेशर है फंक्शन का। प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, बोलो भाई ना। तो मैं कह रहा हूं चूंकि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो गया, फंक्शन हो गया प्रेशर का। वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ क्या बेटा, प्रेशर। तो ये वर्क ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है। जो इरिवर्सेबल वर्क डन है ये ऑलरेडी आपका बेटा क्या है, पढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग बात कर देते हैं किसका, रिवर्सेबल। कौन सा वर्क डन की बात करते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस की बात करते हैं। अब आ जाइए मैं आपको पढ़ाता हूँ रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। वर्क डन इन रिवर्सेबल प्रोसेस। अब कभी भी आपको वर्क डन रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए आ रहा है तो जैसे ही रिवर्सेबल प्रोसेस आपके माइंड में आएगा आप सबसे पहले रिकॉल करोगे कि रिवर्सेबल प्रोसेस है तो इस केस में होगा क्या। तो पहला चीज, रिवर्सेबल प्रोसेस है तो स्लो प्रोसेस होगा। पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जो प्रेशर जो वॉल्यूम है वो प्रेशर का क्या होगा, फंक्शन होगा। तो मैं लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस क्या बेटा, डीपी। दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अगर इस केस में अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या होगा, डेल्टा वी होगा। लेकिन इस वर्क को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से, अगर चेंज इन क्या है, प्रेशर है तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, हाँ या ना। और हर पॉइंट पे प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम में माइन्यूट चेंज होगा। अब ये जो पी एक्सटर्नल है ये पी इंटरनल के ऑलमोस्ट बराबर होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी इंटू डीपी। चेंज इन वॉल्यूम डीवी बोलते हैं, कोई दिक्कत। ये कहां से होगा, वॉल्यूम का चेंज V1 से V2 होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, P इंटरनल इंटू डी वी प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। ये कहाँ से, V1 से V2, बोलो भाई ना। अब देखो इस पॉइंट को, अब देखो चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम दोनों स्मॉल चेंज है, तो दो छोटे क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। क्योंकि डीपी एंड डीवी, डीपी क्या है, चेंज इन, मैं सबको लिख देता हूं, डीपी क्या है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, और डीवी क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब आप कहोगे सर आपने स्मॉल चेंज क्यों लिया। अगर किसी वेइंग मशीन पे आप चीनी ले लो और चीनी का एक एक दाना डालो तो वेट में जो वेरिएशन आएगा बहुत ज़्यादा का आएगा या कम का आएगा, बहुत कम का आएगा। तो दोनों क्या है, स्मॉल चेंज है। इसको भी लिख देता हूँ, ये भी क्या है, स्मॉल चेंज।
तो दो स्मॉल चेंज का, दो छोटे वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन और छोटा होगा तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम का चेंज V1 से कहाँ हो जाएगा, V2 तक होगा, P इंटरनल प्रेशर इनटू क्या, चेंज इन वॉल्यूम, इतना होगा। अब लगा दो PV इज इक्वल टू क्या लगाओगे, nRT। और ये जो इंटरनल प्रेशर है, ये जो P इंटरनल है, क्या इसको मैं प्रेशर ऑफ गैस बोल सकता हूं? तुम कहोगे बिल्कुल, इसको आप प्रेशर ऑफ गैस बोल सकते हो। तो किसी भी कंटेनर में हमने डायग्राम यही बनाया था। तो इस कंडीशन में जो प्रेशर ऑफ गैस है बच्चों, इसी को क्या बोल सकता हूं, P इंटरनल प्रेशर बोल सकता हूं। अरे बोलो ना, हाँ है ना, बोल सकता हूं ना। चलो, तो अगर मैं यहां पे प्रेशर ऑफ गैस निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, nRT/V। अब प्रेशर ऑफ गैस के जगह में nRT/V को सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं इसी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम का चेंज कहां से, V1 से V2, P इंटरनल के जगह प्रेशर ऑफ गैस लिख सकता हूं। प्रेशर ऑफ गैस को क्या लिख सकता हूं, nRT अपॉन V इंटू क्या बेटा, डेल्टा V dV। अब N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N एक बार अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो गया, R गैस कांस्टेंट कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी कौन किसका फंक्शन था, प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन था, मतलब प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। तो दो चीज ऑलरेडी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चेंज हो रही है। तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर को हमने आप कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे, जब आप यहाँ पे टेम्परेचर को क्या ले लेते हो बच्चे, कांस्टेंट, तो इस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल बोलना पड़ेगा। मतलब वर्क डन इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सेबल क्या बोलना पड़ेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब मुझे टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो N, R और T कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस nRT हो गया। अब ये कहां से कहां, V1 से V2, ये क्या आ गया, dV/V। अब अगर आप मैथ से थोड़ा बहुत अगर हेल्प लेकर के देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो 1/v का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ln v, log v। नेचुरल लॉग को ही ln बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln v। लिमिट कहाँ से कहाँ, V1 से V2। और जब लिमिट पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं। तो आ जाओ निकाल लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1। फिर आपको समझने में अगर बायो वाले बच्चों को खास करके दिक्कत होगा तो बेटा जो ln है इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब क्या हो गया, लॉग का बेस ई है तो उसी को क्या बोल देते हैं, ln। क्लियर। अगर आप ln x को लॉग में लाओगे तो आपको e की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 क्या होगा, log x। क्लियर। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर log a माइनस बी है तो इसको लिख देते हैं log a अपॉन log b। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये ln आ गया, V2 माइनस V1 करना पड़ेगा। तो V2 माइनस क्या क्या, V1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई क्या लिख सकते हैं, V1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, log a माइनस log b लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब इस log को अगर मैं log बेस 10 में लाता हूँ ln को, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ। ये कौन सा वर्क डन हुआ, तो अगर कोई प्रोसेस रिवर्सेबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन कौन सा हुआ, ये वर्क डन का फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो,
फॉर रिवर्सेबल आइसो थर्मल अगर प्रोसेस है तो आप सीधा सीधा ये वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस ऑफ 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, V1 और V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये जो प्रोसेस हमने निकाला है इसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा हो सकता है, आइसोथर्मल। तो ध्यान से देख लो, फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीवी क्या होगा, कांस्टेंट। पीवी कांस्टेंट का मतलब आप जब आपको देखोगे तो ये हो जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की होता है। P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 बाई V1। तो इस V2 बाई V1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ P1 बाई P2 से। तो अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है तो भी आप लगा सकते हो, और इस केस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग P1 बाई क्या बचे, P2। आप बहुत स्मूथली इस वर्क डन वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। क्लियर है। अब दो चीज़ें मैं ध्यान से देता हूँ। ऑलरेडी कब केस एक्सपेंशन का होगा, कब केस कॉम्प्रेशन का होगा, दोनों में बता चुका हूँ। हमेशा याद रखना कि रिवर्सेबल केस में जो वर्क होगा वो इरिवर्सेबल वर्क डन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप वर्क डन की बात करोगे अगर आप वर्क डन की बात करोगे तो दो केस वर्क डन के होते हैं, एक रिवर्सेबल दूसरा इरिवर्सेबल, मैंने दोनों बता दिया। दूसरा एक्सपेंशन का केस और एक केस कॉम्प्रेशन का होता है। तो अगर वर्क है तो दो चीजें हो सकती है, आइदर एक्सपांशन हो सकता है। तो एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। बस रिकॉल कराओ, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है। दूसरा कौन सा केस हो सकता है, कंप्रेशन का केस। अगर कंप्रेशन है वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो इस केस में इसका डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, और इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इस केस में इसका डेल्टा भी क्या होगा, निगेटिव होगा। बोलो ना, हाँ ही ना। क्लियर है। अगर मैं ग्राफ से बना करके बताऊं, ध्यान से देखना, तो अगर मैं एक पीवी कर्व ले लेता हूं, मैं वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लेता हूं, इस एक्सिस पे क्या लेता हूं, वॉल्यूम ले लेता हूं। केस एक्सपांशन का है, हम लोग ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में देखते हैं। खुद से समझने की कोशिश करना, तुम बहुत अच्छे समझ पाओगे। अगर एक्सपांशन है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इनिशियली ये जो प्रेशर है ये P1 है, बाद में ये पॉइंट यहाँ आएगा, और इस केस में ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बोलो है ना। अब इस केस में इनिशियली P1 है तो वॉल्यूम कितना होगा, V1। बाद में अगर आप चेक करोगे तो ये अगर P2 है तो वॉल्यूम कितना है, V2 है। मतलब एक्सपांशन तभी होगा जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज कराने के लिए आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो ये प्रोसेस इस केस में कैसा आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, एरो ऐसे होगा। अगर इसी ग्राफ का अगर मैं कंप्रेशन ड्रॉ करूं तो कंप्रेशन कब हो सकता है, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो इस केस में ये ग्राफ का नेचर अभी भी ऐसा होगा, लेकिन एरो देख लो तो इस केस में जो एरो होगा ये एरो ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो, इनिशियल वॉल्यूम V1 तो बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, और इस पॉइंट पे देख लो, इनिशियल प्रेशर P1 तो बाद में प्रेशर P2 हो गया। तो P2 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मतलब इस केस में जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। और जब प्रेशर बढ़ाओगे
तभी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये केस कैसा होगा, कंप्रेशन का, ये केस कैसा होगा, एक्सपांशन का। और अगर प्रोसेस एक्सपांशन है तो जो रिवर्सेबल वर्क है वो इरिवर्सेबल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, इस केस में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी पॉजिटिव है, तो इस केस में जो रिवर्सेबल वर्क है वो वर्क कैसा होगा, निगेटिव। तो इस केस में वर्क डन कैसा हो जाता है, निगेटिव। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डेल्टा भी नेगेटिव है, डेल्टा भी नेगेटिव, फॉर्मूले का नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में वर्क पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दे रहा हूँ बेटा, अगर आप याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, कि अगर कोई एक्सपांशन प्रोसेस है तो वर्क डन जो रिवर्सेबल है ये ज़्यादा हो जाएगा वर्क डन इरिवर्सेबल से। आप ये बात याद रखना। अगर कोई कंप्रेशन वाला केस है तो इस केस में जो रिवर्सेबल वर्क डन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बाद में बात कर देता हूँ, ये ज़्यादा होगा इरिवर्सेबल से। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो बोलो हाँ या ना। तो ये एक कंपैरिजन था, इसके केस में आप वर्क निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने माइनस ऑफ पी एक्स इंटू डेल्टा वी है, ये वर्क कौन सा होगा, इरिवर्सेबल वाला होगा। अगर रिवर्सेबल है तो वर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको डिराइव करा दिया, -2.303 nRT log V2/V1। जब चेंज इन वॉल्यूम होगा, अगर प्रेशर का चेंज होगा तो क्या होगा, P1/P2। इससे आप क्या कर सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। क्लियर है। अब आ जाओ, ये तो हो गया कि वर्क किस केस में, रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस केस में वर्क निकाला। अब मैं तीसरा एक और वर्क बता दे रहा हूं आपको, कि अगर वर्क एडियाबेटिक प्रोसेस है, हमेशा कॉम्पीट करता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, तो वर्क अगर एडियाबेटिक है तो उस केस में वर्क को हम कैसे निकालते हैं, मतलब वर्क डन इन एडियाबेटिक। अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आइसोथर्मल से आपको माइंड में रिकॉल होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट होता है, आप कहोगे हीट कांस्टेंट होता है। अगर हीट कांस्टेंट है तो dq कितना हो जाएगा, 0। ये तो एडियाबेटिक का है। अगर dq 0 है तो लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लगाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस वर्क डन। बोलो हाँ ना। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का डेल्टा Q अगर ये टर्म्स 0 हो गया तो इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही चेंज इन क्या होगा, वर्क डन। ऑलरेडी ये हम लोग कर चुके हैं। बोलो हाँ या ना। अब किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन हीट 0 हो गया तो उस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही क्या निकल जाएगा, वर्क डन। मतलब वर्क डन ड्यूरिंग ए एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जब हीट कैपेसिटी पढ़ा था तो आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। इंटरनल एनर्जी क्या है, ध्यान से समझना, दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आपको याद होगा QV को डेल्टा E बोलते हैं। हालांकि अभी जरूरत नहीं है लेकिन तो भी मैं लिख देता हूं कहीं पे। और चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को इंथैल्पी डेल्टा H बोलते हैं। ये आपको याद कंपेरिजन के लिए। और इसकी जो वैल्यू थी ये NCV डेल्टा T के बराबर थी, और ये जो वैल्यू थी ये NCV डेल्टा T के बराबर थी। और क्या था, N क्या था, नंबर ऑफ मोल, CV क्या था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब हीट कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर का चेंज है। तो डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू डेल्टा T की जो वैल्यू होगी ये होगी T2 माइनस T1। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं, नहीं। अब तुम्हें थोड़ा सा हीट कैपेसिटी ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, याद होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू गामा। हीट कैपेसिटी ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी के बराबर होता है, हीट एट कांस्टेंट वैल्यू इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। उसी के रिस्पेक्ट में आपको Cp और CV बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। आप देखोगे Cp माइनस CV ये गैस कांस्टेंट R के बराबर होती है, ये हमने निकाल के बताया था। और दूसरा एक और बताया था
Cp बाई Cv जो होती है ये गामा पॉइजन रेशियो के बराबर होती है, दोनों आप जानते हो। इसी की हेल्प से क्या करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, Cp माइनस Cv इजिकल टू आर, इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, Cv से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड दिस इक्वेशन विथ Cv, तो ये क्या जाएगा, Cp बाई Cv माइनस Cv बाई Cv इज इक्वल टू R बाई Cv। अब Cp बाई Cv ये किसके बराबर हो गया, गामा। Cv बाई Cv किसके बराबर हो गया, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, R बाई Cv। क्लियर है। अब यहां से Cv को मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड लाता हूं और गामा माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, लिख सकता हूं। तो इस फॉर्मूला में जहां पे Cv है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं R अपॉन गामा माइनस 1 से। अब ध्यान से समझना कि हाँ किसको किससे रिप्लेस कर रहा हूं, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, NCV डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन से अगर डिराइव किया जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू NCV डेल्टा टी। अब CV की जगह क्या लिखूं, R अपॉन गामा माइनस 1, तो देखो यहां लिख देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू N R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। तो यही वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, NR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू क्या गया, डेल्टा टी, और यही वर्क डन क्या आ गया, एडियाबेटिक प्रोसेस में। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो NRT2 माइनस NRT1, चलो इसको मैं डिराइव करके दिखा देता हूं। तो पहला फॉर्मूला गया वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, ये आप याद रख लेना। अब इसे डेल्टा टी को मैंने लिख दिया वर्क डन इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हो, NRT2 माइनस NRT1 अपॉन गामा माइनस 1। इक्वेट कर दो इस इक्वेशन से, PV इज इक्वल टू NRT से। तो अगर T1 पे है तो P1 V1 हो जाएगा, और T2 पे है तो P2 V2 हो जाएगा। तो यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में? तो इसमें से जो भी फॉर्मूला अगर आपको लगता है आप उसको इक्वेट करके लगा दे सकते हो। ये वर्क डन किस केस में निकला, जब कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उस केस में वर्क डन आप कैसे निकाल। ये आ गया आपका वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तीसरी महत्वपूर्ण बातें एक और चीज मैं बता देता हूं कि हमेशा एडियाबेटिक क्या होता है, आइसोथर्मल को कॉम्पिटिट करता है। हमेशा क्या होता है, एडियाबेटिक और क्या होता है, आइसोथर्मल। तो मैं लिख देता हूं, ये आपका प्रोसेस होगा एडियाबेटिक, और ये प्रोसेस है आपका, अगर एडियाबेटिक है PV2 तो पावर गामा कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर आइसोथर्मल है तो याद रखना इस केस में PV क्या होगा, कांस्टेंट। अगर एडियाबेटिक है तो PV2 द पावर गामा कांस्टेंट होगा, और आइसोथर्मल है तो PV कांस्टेंट होता है। गामा क्या है, पॉइजन रेशियो है, Cp बाई CV इज इक्वल टू गामा होता है, और Cp माइनस CV R होता है। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिखाया है। गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। लेकिन जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस में आप PV टू द पावर गामा कांस्टेंट समझते हो तो याद रखना कि वो रिवर्सेबल कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। किस में आता है, सिर्फ रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है। तो यह आएगा ओनली फॉर रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप इसको PV इक्वल टू NRT से इक्वेट कर सकते हो।
तो ये पी के टर्म्स में भी आ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन वी एंड टी के भी टर्म्स में पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पी एंड टी के टर्म्स में पूछता है। आप इसको इक्वेट करके निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट हो सकता है, या तीसरा टी टू द पावर गामा पी टू द पावर 1 माइनस गामा क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो ये एक कॉमन कंपेरिजन था कि एडियाबेटिक आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, या टी टू द पावर गामा पी टू द पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। फिर कभी कभी आपसे ऐसे बोल दे कि वर्क डन किसी एक क्लोज वेसल्स में हो रहा है, तो अगर क्लोज वेसल्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। मैं ओरली बोल देता हूँ, आप समझ लेना। कभी कभी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगा कि किसी भी क्लोज वेसल्स में अगर किसी गैस का वर्क डन पूछा है तो भी क्या होगा, 0। कभी कभी आपसे कहेगा कि कोई गैस एक्सपेंड कर रहा है वैक्यूम में, तो वैक्यूम का मतलब होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर 0, वहाँ कुछ नहीं है, तो भी वर्क कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन अगर क्लोज वेसल्स में तो भी वर्क 0 हो जाएगा। वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन हो जाए इन ए वैक्यूम तो भी क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। और तीसरा केस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वर्क पूछा है, वर्क इन ए केमिकल रिएक्शन, वर्क इन ए केमिकल रिएक्शन के लिए पूछा है, तो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या बेटा, डेल्टा वी। और इसको आप जब इक्वेट करोगे पी वी इक्वल टू एन आर टी से, तो ये सीधा सीधा आप लगा सकते हो माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये किस में लगा सकते हो, वर्क डन जब कोई गैसियस रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो वर्क डन इन ए केमिकल प्रोसेस। क्लियर है। तो आपके माइंड में जितने टाइप के वर्क थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, सारे वर्क मैंने आपको करा दिए 1 by 1। आप आराम से इसको कोरिलेट करना, 3 फॉर्मूले हैं, माइंड में पिक्चर क्लियर करना, आप हर क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। आइए हम लोग क्वेश्चन को ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा, नहीं है तो आप पॉज लेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर हीटेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हो। कभी भी डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में अगर हो तो दोनों सेम ही होगा, मतलब यहाँ पे डेल्टा टी अगर निकालना पड़े तो ये कितना जाएगा, 10। 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए बच्चे, 5। What will be the change in internal energy of gas? मतलब आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, मतलब डेल्टा ई पूछा है। और डेल्टा ई को अगर आप हीट के टर्म्स में कहोगे तो ये आपसे क्यू भी पूछा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, मतलब डेल्टा ई, मतलब क्यू भी पूछा है। कह रहा है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सीपी। हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी। सीपी आपको दे रखा है ऑलरेडी कितना, 7.03 कैलोरी पर मोल केल्विन, एंड गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक इक्वेशन जानते हो क्या, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। क्लियर है, ये आप इक्वेशन जानते हो। अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी। ये भी फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन में देखेंगे ना कि किस स्टेप को फॉलो करना है। तो इंटरनल एनर्जी का यही फॉर्मूला जानते थे, एन सी वी डेल्टा टी। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना है, 5 मल्टीप्लाई सी वी और डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 10। एक ही चीज है जो इसमें अननोन है, सीवी। सीवी के रेफरेंस में आपको सीपी दे दिया है और गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू दे रखी है। सीपी और आर पता है तो क्या सीवी नहीं निकाल सकते, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। सीपी की वैल्यू कितनी है, 7.03 माइनस सीवी इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2, तो सीवी इज इक्वल टू 7.03 माइनस 2, ये वैल्यू आ गई 5.03।
अगर इसका यूनिट मोल कैलोरी पर मोल केल्विन है तो ये भी कितना आ गया, कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, क्योंकि आर की वैल्यू हम लोग कैलोरी वाली ली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ गया 5 इंटू 5.03 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना 10। एक बार यूनिट से चेक कर लेते हैं। 5 मोल है तो ये क्या आ गया मोल। CV की यूनिट क्या आ गई, कैलोरी पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर का क्या है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड लो या केल्विन ले लो। आप क्या करोगे 10 को केल्विन में ले आओ, 20 को केल्विन ले आओ, डेल्टा टी लो, 10 ही आना है। तो ये क्या हो गया केल्विन। देखिए केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल गया, कैलोरी में आंसर आ गया। बोलिए हाँ ना। तो कितना आएगा जब 5 5 का 25, 25 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई 250 कैलोरी। दैट विल बी योर आंसर। आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को पढ़ना है, माइंड में फ्रेम करना और क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना है। क्लियर है? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लो, कह रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली मतलब डेल्टा टी 0 एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। मतलब P1 कितना है 2 एटमॉस्फेयर, P2 कितना है 10 एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट इन कैलोरी। टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलो टेम्परेचर लिख लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करना है 27 प्लस 273 तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। इसमें कोई दिक्कत? तुम कहोगे नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, वर्क निकालें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। तो देखो वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सेबल में क्या आता है -nRT ln P1 बाई P2। या अगर लॉग के फॉर्म में लाओगे तो -2.303 n इंटू R इंटू T log P1 बाई P2। वैल्यू पुट कर देते हैं -2.303। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितने हैं 1 मोल ऑफ गैस, n की वैल्यू 1, R की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो इस केस में अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन लीटर एटमॉस्फेयर में तो अभी ले नहीं सकते, तो क्या ले सकते हैं या तो कैलोरी में या तो जूल में। कैलोरी में वैल्यू लेंगे तो 8.314 लेंगे जूल में, सॉरी आर की यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले तो लीटर एटमॉस्फेयर ले नहीं सकते। लीटर एटमॉस्फेयर वैल्यू कब लेते हैं ओनली PV = nRT। तो आर की यहाँ पे वैल्यू 2 हो सकती है, या तो कैलोरी में ले सकते हो या जूल में ले सकते हो। कैलोरी में वैल्यू कितनी होती है 2, जूल में कितनी होती है 8.314। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कैलोरी वाली ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना 27 मतलब 300 केल्विन लॉग P2 बाई P1। लॉग P1 बाई P2 है बेटा, तो कितना जाएगा 2/10। बोलो भाई ने। अब 2/10 कितना आ गया 1/5। अब पहले इस टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो ये कितना आ गया log 1/5। अब log 1/5 को अगर मैं इन्वर्स करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं -log5। अब ये -log5 और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस। तो फॉर्मूला क्या आ गया 2.303 मल्टीप्लाई 2 इंटू 300 कितना बेटा 600 इंटू log5। log5 की वैल्यू 0.69 अप्रोक्स में 0.7 ले लेता हूं, लिख देता हूं। log5 की वैल्यू 0.69 अप्रोक्स में 0.7 ले लेता हूं। तो ये आ गया 2.303 मल्टीप्लाई 600 इंटू 0.7। ये यूनिट किस में आ गई कैलोरी में। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करोगे
तो ये वैल्यू आ गई 2.303 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 0.7, ये वैल्यू आ गई 967.26, 967.26 कैलोरी, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब अपने से पूछा क्या था, ध्यान से समझ लो। कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट निकालो। इंटरनल एनर्जी एंड हीट प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मली। तो चलो पहले आइसोथर्मली प्रोसेस को देखते हैं। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा टी जीरो, और अगर डेल्टा टी जीरो है तो जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उस केस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो लिख सकते हैं फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी जीरो, हेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो जीरो। बोलो हाँ ना। तो एक तो निकल गया इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा ई जीरो हो गया तो क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा, माइनस ऑफ वर्क डन। क्या कुछ गलत कर रहा हूं? तो वर्क डन कितना आया, 967.26 कैलोरी, मतलब हीट आ गया माइनस 967.26 कैलोरी। इस कंडीशन में सिस्टम ने 967.2 कैलोरी हीट क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखो, स्टेप्स को देखो और देखो आपको क्लियर हो या नहीं हुआ। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझना। कह रहा है एक गैस एक्सपेंड फ्रॉम 3 DMQ डेसीमीटर क्यूब टू 5 DMQ। जब भी डेसीमीटर क्यूब की बात आती है बेटा तो मैं बार बार बोल देता हूं, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर। तो गैस को 3 लीटर से 5 लीटर तक आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो अगेंस्ट एक कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। मतलब P एक्सटर्नल कितना हो गया, 3 एटमॉस्फेयर। अब देखो यहां पे कौन सा प्रेशर दिया हुआ है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल प्रेशर के केस में जो वर्क हम लोग निकालते हैं, तो इस केस में जो वर्क होगा ये कौन सा होगा, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल? ये इरिवर्सेबल होगा। और अगर रिवर्सेबल वर्क डन होता तो उस केस में इंटरनल प्रेशर होता, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी हमने फॉर्मूला में डिराइव करते वक्त लगाया था ना, तो प्रेशर ऑफ गैस लिया था। दिस वर्क डन, द वर्क डन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन इज यूज्ड टू हीट 10 मोल ऑफ वाटर। अब कह रहा इस गैस के एक्सपेंशन में जो भी वर्क होगा और उस वर्क के करस्पॉन्डिंग जो हीट होगा, उस हीट को आप यूज कर रहे हो 10 मोल ऑफ वाटर को हीट करने के लिए फ्रॉम टेम्परेचर 290 केल्विन, 290 केल्विन हीट करने में। तो कह रहा है कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो उस वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, मतलब 290 से कुछ ज़्यादा होगा। अगर ऑप्शन में 290 से ऊपर अगर एक ही टेम्परेचर है तो तुम उसी को टिक कर देना। वेयर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया है, 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन। मतलब जूल पर ग्राम पर केल्विन, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करने के लिए जो 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो है 4.18, मतलब 4.2 जूल। तो अपने से पूछा है 10 मोल, तो इस स्पेसिफिक हीट को मुझे अपने को क्या करना पड़ेगा, मोलर हीट कैपेसिटी में लाना पड़ेगा। मतलब 1 मोल मतलब 18 ग्राम। तो अब 4.18 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से ब्रेक करते हैं। हमने क्या किया, गैस को एक्सपेंड किया 3 लीटर से 5 लीटर तक। तो डेल्टा भी कितना आ गया, चेंज इन वॉल्यूम 5 - 3, तो कितना आ गया, डेल्टा भी कितना आ गया 5 - 3 मतलब 2 लीटर। तो सबसे पहले वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 3 मल्टीप्लाई डेल्टा भी कितना है 2। तो ये कितना आ गया -6 लीटर एटमॉस्फेयर, ये वर्क आ गया। अब इस वर्क को अपने को जूल में लाना पड़ेगा। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल।
तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -6 मल्टीप्लाई 101.3 जूल, तो ये आ गया 607.8 जूल। ये क्या आ गया, वर्क। क्लियर है? मतलब जब ये गैस एक्सपेंड हुआ होगा 3 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर, तो उसने इतना जूल हीट रिलीज किया हुआ होगा। अब यही हीट तुम 10 मोल ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए लगा रहे हो। बोलो हाँ ही ना? ये हीट क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 मोल ऑफ वाटर को हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर T1 कितना है, 290 केल्विन। तो आपसे T2 पूछा है। बोलो हाँ ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो अपन क्या कर रहे हैं, इसी वर्क को यूज कर रहे हैं 10 मोल ऑफ वाटर को हीट करने के लिए। तो इतना ही जो वर्क है, ये जो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई, इसी को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जो ये वर्क है कितना बेटा, जो ये वर्क है 607.8, इसी को यूज कर रहे हैं किस में, NCV डेल्टा टी में, टेम्परेचर में, या MS डेल्टा टी, आप जो भी कह लो, हीट कैपेसिटी के फॉर्म में। अब ध्यान से देखना, 607.8 ये हीट है। मैग्नीट्यूड तो बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी बात है। ये किस में है, जूल में है। इज इक्वल टू कितना मोल ऑफ वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर। अब ये स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है जो MS डेल्टा टी हम लोग यूज करते थे। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, कोई भी फॉर्मूला लगाओ। तो आपको मास निकालना पड़ेगा इंटू 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले देखो 10 मोल ऑफ वाटर है, इसको वेट में लाओगे तो मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, 18। तो ये मास निकल गया। इंटू हीट कैप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 4.184, इंटू टेम्परेचर कितना बेटा, डेल्टा टी। अब आप यहां से डेल्टा टी निकालो। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 607.8 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 607.8 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 4.184, ये आ गया। चलो अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को निकाल करके देख लो। जब आप इस वैल्यू को निकालोगे, 607.8 डिवाइडेड बाय 180 अगेन डिवाइडेड बाय 4.182, ये आ गया 0.8, ये आ गया 0.807, मतलब अप्रॉक्स में 0.81। ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, मतलब टेम्परेचर 0.81 से बढ़ा होगा। तो आ जाओ, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डेल्टा टी। तो T1 कितना दे रखा था, 290 प्लस 0.81, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी 290.81 केल्विन। दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो। सबसे पहले हमने -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी से वर्क निकाल लिया। जो वर्क हुआ उसी के फॉर्म में जो वर्क हुआ, तो वर्क कितना आया, 607.8 जूल। ये वर्क इतना हीट सिस्टम ने क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। यही रिलीज हीट को हमने 10 मोल ऑफ वाटर को गर्म करने में लगा दिया। लेकिन यहाँ पे वाटर का स्पेसिफिक हीट, मतलब 1 ग्राम वाटर को हीट करने में 4.18 एनर्जी लग रही है। तो 10 मोल था, तो 10 मोल का वेट कितना हुआ, 10 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18, मतलब 180 ग्राम, तो लगा दिया। MS डेल्टा टी से मास हो गया 180, 4.18 ये हीट कैपेसिटी था, इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी निकाल दिया, T2 माइनस T1 से T2 की वैल्यू निकाल दी। समझ में आया? सिमिलरली क्वेश्चन कोई भी हो, आप इजीली इस पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो।
क्वेश्चन बेटा आपने पढ़ लिया होगा, फिर से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए सैंपल ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 200 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर इज कॉम्प्रेस रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली अंटिल द टेम्परेचर रीचेज 250 केल्विन। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना है, एन कितना है 3 मोल, टेम्परेचर कितना है T1, 200 केल्विन से कहां तक जा रहा है फाइनल टेम्परेचर 250 केल्विन। प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर। इसको कंप्रेस कर रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली कर रहे हैं। गिवन दैट मोलर हीट कैपेसिटी इज 27.5 जूल पर केल्विन पर मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये हीट कैपेसिटी सीधी आपको दे रखी है 27.5 जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्म में आपको दे रखा है। तो कह रहा है कैलकुलेट वर्क निकालो। क्या कह रहा है आपसे, वर्क निकालो। ध्यान से देखना, प्रोसेस कौन सा है एडियाबेटिकली। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो हो जाता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन। तो एडियाबेटिक में क्यू जीरो हो गया तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, एन सी वी डेल्टा टी के। एडियाबेटिक केस में वर्क यही हो सकता है। दूसरा, अगर वर्क निकालना है तो वर्क का एडियाबेटिक में एक ये भी फॉर्मूला होता है, एन एडियाबेटिक केस में होगा एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा। तो ये फंडा लगेगा नहीं, यही लगने वाला है। एडियाबेटिक में यही हो सकता है। या दूसरा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा। एडियाबेटिक में यही 3 वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने मोल ऑफ गैस है 3 मोल ऑफ गैस। हीट कैपेसिटी की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, कितना 27.5 इंटू डेल्टा टी लगाना है। तो डेल्टा टी कितना होगा T2 माइनस T1। तो ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 200। यूनिट की बात करोगे तो यहां देख लो, ये कितना है मोल, हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितना है जूल पर मोल केल्विन इंटू केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। सीधा सीधा देख लो, 3 मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई कितना बेटा 50, 53 जा कितना हो गया 150, 150 मल्टीप्लाई 27.5 जूल। ये इसका क्या आ गया आंसर। अगर आपको वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, मैं आपको एक्यूरेट वैल्यू बता देता हूं बेटा। 150 मल्टीप्लाई 27.5, तो ये वैल्यू आ गई 412 जूल। ये वर्क डन आ गया, समझ में आया। तो क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग अपने को फ्रेम कर लाना चाहिए। जब क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर लोगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा आपने, सिंपल कह रहा है 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है एंड 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है। ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 24.6 लीटर, अंडरगो द फॉलोइंग चेंजेस। अब इसको फॉलोइंग चेंज हम लोग करा रहे हैं। पहला है आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल एक्सपेंशन अप टू 246 लीटर। दूसरा है आइसोथर्मल एंड इरिवर्सेबल एक्सपेंशन अप टू 246 लीटर। तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस हीटिंग अप टू 177 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट वर्क डन इन ईच ट्रांसफॉर्मेशन इन किलो जूल पर मोल। सिंपल समझ लो, 3 अलग अलग केस में अपने को वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन है 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। 27 को करोगे तो ये टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन में। प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर। ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम कितना, V1 कितना दिया हुआ है 24.6 लीटर। पहला केस कर रहा है आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल रिवर्सेबल में वर्क डन का यही फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 by V1।
सिंपल यही फॉर्मूला आप लगा दोगे। ध्यान से देख लो, 2.30 से माइनस 2.303 इंटू कितना मोल ऑफ गैस है 10, तो n की वैल्यू 10, r की वैल्यू अब तुमको किस में किलो जूल है तो जूल वाला चाहिए बेटा, तो कितना हो जाएगा 8.314 n r हो गया। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300, तो ये कितना हो गया 300 इंटू लॉग V2 बाई V1, तो V2 कितना 246 अपॉन 24.6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉग यहाँ कट करके लॉग 246 अपॉन 24.6 कर लोगे, तो ये सारा वैल्यू किस में आ जाएगा जूल में। जो भी वर्क डन की वैल्यू आएगी, ये जो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस किस में आ जाएगी जूल, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो बच्चे यू विल गेट आंसर इन किलो जूल। अब बिल्कुल सॉल्व ही करना रह गया ना। अब यहाँ पे देख लो, ये 240 का 10 ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा कितना हो गया लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो सीधा 2.303 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 300, जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दोगे आंसर किलो जूल में आ जाएगा। पहला वर्क निकल गया। कौन सा था, क्योंकि ये रिवर्सेबल था। सेकंड केस में ये पहला कैंसर हो गया। अगर मैं दूसरा कैंसर की बात करूं तो कह रहा आइसोथर्मल एंड इरिवर्सेबल एक्सपेंशन, तो इरिवर्सेबल में जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा ये सीधा सीधा होगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पी एक्सटर्नल कितना है प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, तो माइनस 10 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू V2 माइनस V1, तो आ जाएगा 246 माइनस 24.6। अब ये जो आंसर आया ये आंसर किस में आ गया लीटर एटमॉस्फेयर में। अब इस लीटर एटमॉस्फेयर को आपको पहले जूल में लाना पड़ेगा, तो समझो इसकी जो भी वैल्यू आ गई माइनस में, ये किस में आ गया लीटर एटमॉस्फेयर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो ये वैल्यू किस में आ गई जूल, और जूल को मल्टीप्लाई करोगे सॉरी ये वैल्यू किस में आ गई जूल को मल्टीप्लाई करोगे 101.3 से। देखो एक मिनट बेटा, पी एक्सटर्नल 10 डेल्टा भी आपने पुट कर दिया, ये वैल्यू क्या गई लीटर एटमॉस्फेयर में। समझो ये जो भी वैल्यू आई माइनस में लीटर एटमॉस्फेयर, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 101.3 से, तो ये जो वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई जूल में, और जूल को डिवाइड करना है 1000 से, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी आपको किस में किलो जूल में। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस आपको सॉल्व कर देना है। तीसरा चीज कह रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस कह रहा है अगर आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा भी 0, तो इस केस में वर्क डन कितना हो गया 0। क्या मेरी बात समझ में आई? तीनों अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन आप निकालना सीख गए या नहीं सीख गए? क्लियर है बेटा? और यहाँ पे आप रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के वर्क में न्यूमेरिकली आप सॉल्व करके भी देख सकते हो कि कौन सा वर्क ग्रेटर होगा और कौन सा वर्क कम होगा। तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इजीली कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे वर्क पे हो, इंटरनल एनर्जी पे हो, इंथैल्पी पे हो, हीट कैपेसिटी हो। यू आर कैपेबल टू क्रैक ऑल दीज प्रॉब्लम रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको ब्लैंक स्पेस पे छोड़ा है, आप इसको खुद से सॉल्व करके देख लोगे, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, कौन सा प्रोसेस नॉन फिजिबल है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रेशर एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इस पे हम लोग काम करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और समझ करके करें। लेक्चर कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।